हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड, जो मैंने एस्टेट 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है बहुत ही कम समय बचा है एस्टेट के एग्जाम में, तो अब एक टॉपिक से काम नहीं चलेगा। मुझे आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा ये मैराथन क्लास रहने वाली है, ठीक है। इस वीडियो में आपके कम से कम 6 से 7 टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। इसी तरह से एक वीडियो और आएगा, बचे हुए टॉपिक उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो लगभग आपके जितने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने जो भी मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे, अगर आप ये टॉपिक करके चले जाते हो तो 25 प्लस स्कोर आप ईजिली कर लोगे। इससे पहले मैंने 5 टॉपिक करा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, PDF फॉर्म में। तो आप वो जाके ज़रूर देखें। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और आप ये वीडियो देखना, और एक वीडियो और आएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेंगी, ठीक है। इन दोनों वीडियो में 7 से 8 टॉपिक आपके हो जाएंगे, 7 से 8 टॉपिक दूसरी वीडियो में, और 5 टॉपिक वो। ये आपके लगभग 16-17 टॉपिक रहेंगे। अगर आप ये टॉपिक भी करके चले जाते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, इनसे बाहर चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। जो एक आध दो का टॉपिक रह जाता है वो मैं प्रीवियस क्वेश्चन से कवर करा दूंगी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस की भी वीडियोस आएंगी। 2011 से 2021 तक कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियोस डाली जाएंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहले आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, प्रीवियस क्वेश्चन से पूछ ले या फिर कुछ और नया पूछ ले, आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसलिए कंसेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब कंसेप्ट होता है तभी आप आंसर सही निकाल पाते हो। तो चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। इसी के साथ बता दूं, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, CTET हो, UP टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इक्वल इंपोर्टेंस रखेंगी ये वीडियो। सिलेबस सेम ही होता है, PRT हो, TGT हो, PGT हो। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, लेव वाइगोत्स्की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी थी। वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए इनको रूसी मनोवैज्ञानिक कहा जाता था, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके, मतलब कि अट्रैक्ट करके, ठीक है, चीज़ों को सीखते हैं। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है पहले समाज से, ठीक है, अपने समाज से अट्रैक्ट करेगा, उनसे अंतःक्रिया करने के बाद, उनसे मिलने के बाद चीज़ों को वो सीखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका विकास होता है। समाज से अट्रैक्ट करने के बाद उसका विकास होता है। लेकिन इसके अपोजिट, ठीक है, इसके अपोजिट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि वाइगोत्स्की तो कहता है कि पहले समाज से अट्रैक्ट करता है बच्चा, तब उसका विकास होता है। लेकिन इसके अपोजिट कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो ये कहते हैं कि पहले जो है अधिगम, ठीक है, पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। तो वो आपके कौन थे? जीन पियाजे। ठीक कर लेना भाई, ये पियाजे हैं, जीन पियाजे, जिन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैंने करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले ये जो है आपके वाइगोत्स्की, ये तो कहते हैं कि पहले क्या है, बच्चा समाज से, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, और उसका जब है बाद में विकास होगा। लेकिन जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है और बाद में क्या है, वो चीज़ों को सीखता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वाइगोत्स्की क्या कहता है और जीन पियाजे क्या कहता है? जीन पियाजे ये कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास हो जाता है और बाद में क्या है, उसका जो है लर्निंग होती है, ठीक है, चीज़ों को वो सीखता है। मतलब पहले वो बड़ा हो जाता है, उसका विकास हो जाता है, और बाद में वो चीज़ों को सीखने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके वाइगोत्स्की जी हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि समाज से पहले अट्रैक्ट करेगा, समाज से चीज़ों को सीखेगा, बाद में उसका विकास होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। यहाँ पे बात चलेगी वाइगोत्स्की की, पर आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। एक तो है ZPD, जो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, एस्टेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, ठीक है। दूसरा है पाठ या ढांचा। अच्छे से समझना, आज जो ये टॉपिक समझ लिया, ठीक है, अगर आप जिंदगी में कभी भी टीचिंग का एग्जाम दोगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वाइगोत्स्की से आप गलत नहीं करने वाले हो। वाइगोत्स्की के जो 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ZPD क्या रहती है, पाठ ढांचा क्या रहता है, अच्छे से बताऊंगी, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलिए, जो आपका होता है ZPD,
पहले तो आपको देखो ZPD की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ। ZPD की फुल फॉर्म होती है, जेड से होता है आपका जॉन, पी से प्रॉक्सिमल और डी से डेवलपमेंट, ठीक है। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ध्यान से सुन लेना, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कभी कभी इसकी जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको क्या है ध्यान रखना है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सीमापथ निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं। अच्छा रहेगा जब आप इसको इंग्लिश में ध्यान रखोगे, ठीक है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में पेपर आता है, तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। अगर हिंदी में समझ में आ गया है तो आप आंसर कर लें। बाकी अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में भी ज़रूर करें। इंग्लिश वाले बच्चे भी हिंदी में एक बार ज़रूर देखें। दोनों में चीज़ आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, जिससे क्या है आप आंसर सही निकाल पाएँ। यहाँ पे सीमा पथ निकट का सिद्धांत, ठीक है। अगर आप ZPD ध्यान रखोगे तो ईजिली ध्यान रख सकते हो। ZPD की मैंने फुल फॉर्म भी बता दी है। ये क्या कहता है, वास्तविक जो विकास होता है, वास्तविक विकास के, ठीक है, वास्तविक विकास के, ये भाई सतर है, ठीक है, सतर है, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो वास्तविक विकास के सतर तथा संभावित विकास के सतर, यहाँ पे भी ये सतर नहीं लिखा है, ये भी सतर है, ठीक है, दोनों ही सतर है। ये कह रहा है कि आपका जो वास्तविक विकास का सतर है और संभावित विकास का सतर है, उसके बीच के अंतर को सीमापथ विकास का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से बता रही हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए आपका एस्टेट का एग्जाम है, ठीक है, एस्टेट का एग्जाम है भैया आपका, आपको कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, आपको मार्क्स चाहिए 90, जनरल वालों को 90 मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप जब तैयारी करते हो अपने हिसाब से, ना आप कोचिंग लेते हो, ना किसी कोई आपको गाइड करता है, ना आप ऑनलाइन पढ़ते हो, अपने आप से आपने तैयारी की और एग्ज़ाम दिया, तो आपने जो है 70 या फिर 70 से एक्स्ट्रा मार्क्स ले लिए, 75 तक मार्क्स आपने अपने आप ले लिए यहाँ पे। पर मार्क्स चाहिए थे आपको कितने, 90 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको गाइड किया, या फिर किसी और अदर यूट्यूब चैनल की आप मदद ले रहे हो, या फिर किसी कोचिंग सेंटर में जाके आपने कोचिंग ली, वहाँ पे किसी टीचर ने आपको गाइड किया, उसकी मदद से, उसके मटेरियल की सहायता से आपका क्या है स्कोर, आप 120 ले लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क्स 120 तक गेन कर लेते हो नेक्स्ट एग्जाम जब दोगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, आपका जो वास्तविक सतर्कता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है वास्तविक विकास, वो तो था आपका 75। जब आपने अपने आप से कोशिश की तो आप कितने नंबर ले पाए, 75 मार्क्स ले पाए। लेकिन आपने किसी की अगर मदद ले ली, यहाँ पे गाइड ले ली, जैसे कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो आपने मेरी मदद से 120 नंबर ले लिए, ठीक है। तो 120 और 75 के जो बीच का सतर है वो कितना है, 90। आपको तो 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो इसको ही क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है वास्तविक विकास, वास्तविक विकास 75 हो गया, ठीक है, और संभावित विकास 120 हो गया, के बीच का अंतर पूछा है, तो सीमाबद्ध विकास का क्षेत्र कहा जाता है इस 90 मार्क्स को। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ZPD किसको कहते हैं, ठीक है। तो बीच का विकास पूछा है आपका, वास्तविक विकास तो 70-75 तक है, किसी की सहायता आपने ले ली तो आपने जो है 120 तक स्कोर कर दिया, लेकिन आपको मार्क्स चाहिए 90, जो वो 90 मार्क्स थे, ठीक है, वही आपका क्या है, वही आपका सीमापथ निकट का विकास का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ZPD हो जाएगा। नेक्स्ट समझिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाढ़ ढांचा क्या होता है, स्कैफ फोल्डिंग किसको कहते हैं। देखिए, बड़ों के द्वारा दी जाने वाली हेल्प, ठीक है, बड़ों के द्वारा दी जाने वाली हेल्प, टेम्परेरी हेल्प या फिर गाइडेंस ले लीजिए, स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग पाढ़ ढांचा इसको कहते हैं। तो जैसे कि देखो, MKO इसकी फुल फॉर्म भी देखो, सब मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, इसमें कौन कौन आएंगे, आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, आपके टीचर आ जाएंगे, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे, या फिर कोई भी बड़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है मोर नॉलेजेबल अदर, जिनकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे। बड़ों के द्वारा दी जाने वाली हेल्प को क्या कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि आप छोटा बच्चा आपने देखा होगा, जब वो साइकिल चलाता है, ठीक है, वो जब साइकिल चलाता है, ठीक है,
तो उसकी क्या है, उसके बड़े उसकी हेल्प करते हैं साइकिल चलाने में, ठीक है, उसकी बड़े क्या है उसकी हेल्प करते हैं, पीछे से उसको धक्का लगाते हैं। तो क्या है, उनकी सहायता से ही वो चलाना सीख जाता है साइकिल। तो उसको ही क्या कहेंगे, दूसरों को हेल्प करने को ही क्या कहेंगे, स्कोप फोल्डिंग कहेंगे, पाड़ या ढांचा कहेंगे, ठीक है। और वो उसमें कौन हो सकता है आपकी सहायता, ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स ही करेंगे, आपका फ्रेंड भी सहायता कर सकता है। पढ़ाई में जब आप पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल में आपकी सहायता कौन करता है, टीचर करता है, आपके फ्रेंड्स करते हैं, घर पे आपके पेरेंट्स करते हैं, आपका भाई बहन हो गया, कोई भी आपको, ठीक है, किसी काम को करने में आपकी सहायता करते हैं, तो वही आपकी स्कोप फोल्डिंग होती है, पाड़ या ढांचा होती है। जो बड़ों के द्वारा, अपने से बड़ों के द्वारा, जिनमें जो है हमसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, हम उनकी मदद ले रहे हैं, उसको ही क्या कहेंगे, पाड़ या ढांचा कहेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बड़ों के द्वारा दी जाने वाली हेल्प को स्कोप फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम तो लगा देती हूँ, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूँ, ताकि जब अगर आप दोबारा इस टॉपिक को पढ़ो तो सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करो, चीज़ों को समझने में अपना टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। आपको एकदम से चीज़ें एक बार में ही माइंड में फिट हो जाए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, उनमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराऊंगी, जो चीज़ें बताने की होंगी वहीं बताऊंगी, आंसर आप खुद लगाओगे, इसलिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, ट्रस्ट कीजिए। नेक्स्ट जो है पॉइंट आपका, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में तो अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ये कहते हैं, देखिए छोटा बच्चा होगा, भाषा भाषा तो वो कुछ भी बोलेगा, लेकिन जो वो बोलेगा तो वो सोच समझ के नहीं बोलेगा, ठीक है। छोटा बच्चा है, वो सोच समझ के नहीं बोला, क्योंकि बोलना सीखा है उसने, जो बड़े उसके जुबान पे आए तो बोल दिया। वो सोचने मतलब बोलते हैं ना, सोच समझ के बोलना, उसे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जो वो बोलेगा उससे पहले अपने दिमाग में उसका चिंतन करेगा कि मैं ये चीज़ मम्मा से पूछूं, या घर वालों से पूछूं, या टीचर से क्वेश्चन पूछूं या ना पूछूं। तो क्या है, फिर चिंतन और भाषा दोनों एक साथ काम करती हैं, ठीक है। पहले बच्चा सोचता है फिर बोलता है, कि दोनों एक साथ काम करेंगे, लेकिन छोटा बच्चा है जिसका मन करता है वो करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट जो रहेगा वो है बाइगोत्स्की, ठीक है, यहाँ पे कर लेना, बाइगोत्स्की है यहाँ पे। बाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में जो है मनुष्य के विचार उत्पन्न होते हैं। वाइगोस्की कहता है कि, ठीक है, वाइगोस्की का पॉइंट है, ये ध्यान रखना है कि वो कहते हैं कि पहले तो भाषा आती है और बाद में जो है विचार आता है। तो आप छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा क्या है, बोलना सीखता है, बाद में उसको इतनी समझ आती है कि वो चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। बाद में वो क्या है, वो चीज़ों को समझ पाता है। तो पहले उसके हिसाब से बच्चे को भी आप देख सकते हैं, और ये चीज़ क्या है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है, बाद में मनुष्य क्या है, विचार उत्पन्न करता है। निजी भाषा और आंतरिक भाषण, ठीक है, निजी भाषण और आंतरिक भाषण, ये क्या होती है, प्राइवेट स्पीच इसको आप कह सकते हो इंग्लिश में। इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, ठीक है। अपने ही कार्य को देखा आपने, कभी देखते हो आप, ठीक है, कि हाँ मैं, अब जैसे कि आपने भी बोला होगा कि मैं ये मैराथन क्लास कर लेता हूँ, जो स्टडी मटेरियल पे जो मैराथन क्लास आ रही है ये मैं कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है, बच्चे अपने ही कार्य को निर्देश दे रहे हैं। आप अपने आप से ही बात करें कि मैं अब ये वीडियो देख लेता हूँ, या फिर मैं ये काम कर लेता हूँ। तो ये क्या होती है, निजी भाषण इसको हम कहते हैं, प्राइवेट स्पीच इसको कहते हैं, जो हम अपने आप से करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। टीजीटी वाले हो या पीजीटी वाले हो, कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, एक क्वेश्चन आपको नोम चोम्स्की से जरूर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ बता दूं, सीटेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। नोम चोम्स्की सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे सीटेट, अगर सीटेट वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, एस्टेट का एग्जाम देंगे और सीटेट का भी देंगे, क्योंकि जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सीटेट का एग्जाम भी देते हैं और एस्टेट भी देते हैं, क्योंकि एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगी कि सीटेट भी ज़रूर दें, और हरियाणा वाले हैं तो हरियाणा में एस्टेट भी ज़रूर दें, क्योंकि लक का नहीं पता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रह भी जाता है और हो भी जाता है, तो ट्राई करते रहें। नोम चोम्स्की
इनवॉर्म थ्योरी, ठीक है, भाषा विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीटेट के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखेंगे भाई, जो आपका 2022 में होने वाला है सीटेट का एग्जाम और स्टेट का एग्जाम। तो ये क्या कहता है नोम चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। नोम चोम्स्की ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। इसका मानना था इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। जो भाषा होती है बच्चा जन्म से ही सीख लेता है, उनमें अपने आप से ही क्या है इस भाषा अपनी भाषा को सीखने की जो है क्षमता होती है। कैसे होती है वो भी समझेंगे। हाँ, ये कहते हैं कि के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे बच्चा भाषा सीखता है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। आप ध्यान रखना, सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत, यानी ग्रामर जो है जन्मजात होती है, व्याकरण क्या है जन्मजात होती है। तो ये कहते हैं कि बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे क्या है बच्चा भाषा सीखता है, ठीक है। और बच्चे में क्या है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये क्या है एज इट इज पूछा जाता है। कौन कहते हैं कि जो है जो भाषा होती है वो जन्मजात होती है, ये किनका मानना है, किसका मानना है, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शंस आपको दिए होंगे, लीव वाइगोस्की, जीन पियाजे दे दिया, कोहलबर्ग दे दिया, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या है दिया होगा नोम चोम्स्की भी, तो आपको क्वेश्चन में टिक करना होगा नोम चोम्स्की, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भाषा जो होती है जन्मजात क्षमता होती है और इनके माइंड में एक डिवाइस होता है। डिवाइस की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। तो ये यहाँ से कट करना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम LAD बोलते हैं। हिंदी में इसको भाषा अधिग्रह यंत्र कहते हैं, भाषा अधिग्रह यंत्र कहते हैं। LAD ये है एक डिवाइस, इसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। देखो, जैसे कि ये बोल रहे थे कि नोम चोम्स्की कह रहे थे कि बच्चा जो होता है क्या है भाषा सीखने की उनमें जन्मजात क्षमता होती है। कैसे होती है भाई जन्मजात क्षमता, आप खुद से देखिए। जो पंजाबी होते हैं, ठीक है, पंजाबी जो होते हैं, जब आप देखोगे जो उनके बच्चे होंगे, छोटे बच्चे जब होंगे, जब वो बोलना सीखेंगे तो वो भी पंजाबी ही लैंग्वेज बोलेंगे, क्योंकि उनमें क्या है इन्वायरमेंट से ही, अपने बड़ों से ही वही लैंग्वेज सीख जाएंगे जैसा उनको इन्वायरमेंट मिला। तो वो जन्मजात क्षमता ही तो है उनमें, ठीक है। इसी तरह से आप देखते हो अंग्रेज के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदू जो होते हैं हिंदी बोलते हैं हिंदू के बच्चे। तो इस तरह से क्या होती है इनमें जन्मजात क्षमता होती है, अपनी ही भाषा जो इनकी जो भाषा होती है इसको ये जन्मजात अर्जित करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। चोम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लेवल आपको करने हैं। एक तो होती है सतही संरचना और एक होती है गहरी संरचना। इसमें क्या होता है ध्यान से पढ़ना, सतही संरचना जिसको कहते हैं सरफेस लेवल इंग्लिश में, और गहरी संरचना को डीप लेवल आप कह सकते हो, ठीक है। तो सतही संरचना में जिसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है, जैसे कि बच्चा मम्मी, ठीक है, मम्मी कहेगा, ठीक है, तो उसको मम्मी कहना है, पता है उसको मम्मी पापा खाना पीना, ठीक है, जो भी चीज़ है उसको वो ऊपर से ही जानेगा कि मम्मी को मम्मी कहते हैं, पापा को पापा कहते हैं, खाना है ये पीना है। बट उनकी जो है उनको अर्थ नहीं पता है कि मम्मी का अर्थ क्या होती है, माँ हमको जन्म देती है, माँ होती क्या है, पापा कौन होते हैं, खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसको नहीं पता। बस उसको ये पता है कि खाना है मैं खाऊंगा बस, ठीक है। उसे नहीं पता है उसका अर्थ कि खाने के बिना हमारा अस्तित्व क्या है, ठीक है, पानी क्यों ज़रूरी है हमारे, उसे कुछ नहीं पता है। तो सतही संरचना ये थी कि ऊपर ऊपर से उसे चीज़ें पता होती हैं, सिर्फ ध्वनियों और शब्दों के नाम जानता, जैसे कि मम्मी का नाम जान गया, पापा जान गया, खाना पीना भोजन, बस ये चीज़ें वो जान गया, लेकिन उनके अर्थ उसको नहीं पता, डीप में उसको कुछ नॉलेज नहीं होती। और एक होती गहरी संरचना, इसमें क्या होता है, इसमें उसे चीज़ें जो हैं जिनका अर्थ उसे पता चल जाता है, ठीक है, उसे पता चल जाता है कि मम्मी का क्या अर्थ होता है, पापा क्या होता है, भोजन क्या होता है, पानी क्या होता है, घर क्या रहता
रहता है, परिवार क्या रहता है, सारी चीज़ें उसे पता चल जाती है। यही होती है आपकी गहरी संरचना। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, इतना ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक जो है डिसेबिलिटीज़ आपको तीनों ही लेवल में देखने को मिलेगी, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। ठीक है, इसी के साथ जो सीटेट का एग्जाम है वहाँ पे भी लर्निंग डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी, सभी जगह ये पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डिसेबिलिटीज ली हैं, यहीं से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, अच्छे से ध्यान से करना है, ट्रिक के साथ कराने वाली हूँ भाई, ट्रिक से बताऊंगी। ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे लर्निंग डिसेबिलिटीज। 1 या 2 नंबर पक्के करके चलना इसी एक टॉपिक से। उससे पहले जो टॉपिक कराए थे नॉम चॉम्स्की और लीव वाइगोत्स्की, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे। एक एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन भी पूछ ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट रहेगा आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। देखो, जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है, ठीक है, लर्निंग करता है, चीज़ें सीखता है, तो उसको सीखने में कठिनाई आ रही है। ठीक है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे डिसलेक्सिया पढ़ रही हूँ, मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन आपको डिसलेक्सिया पढ़ने में प्रॉब्लम हो गया, आप डिसलेक्सिया को डिक्लेसिया या फिर कुछ और बोल दो, तो क्या है, आपको पढ़ने से संबंधित कठिनाई है, तो उसको क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई और, जैसे कि लर्निंग ही लिख दिया, लर्निंग ही लिख दिया, लर्निंग को आप कुछ और बोलोगे, अर्निंग बोल दोगे, लर्निंग नहीं बोला जाएगा आपसे, अर्निंग बोल दोगे आप, तो क्या है, आपको पढ़ने से संबंधित दिक्कत है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित आपको कठिनाई है। जब पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है तो उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई को कौन सी डिसेबिलिटीज कहते हैं, तो डिसलेक्सिया कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुई होगी और ये याद भी हो जाएगी, कैसे होगी मैं पीछे बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिसेबिलिटीज आपकी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, देखो यहाँ पे ग्राफ, ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ग्राफ हम कहाँ पे बनाते हैं, पेपर पे बनाते हैं भाई, है ना, पेपर पे हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ, ठीक है, पेपर पे बनाते हैं, तो इससे आपको समझ में आ रहा है, पेपर पे ग्राफ बनाते हैं मतलब लिखते हैं चीज़ों को, तो ये है लिखने से संबंधित विकार। जब आपको लिखने से संबंधित कठिनाई हो रही है तो वो हो जाएगी आपकी डिस्ग्राफिया, आप इजीली समझ लोगे। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसलेक्सिया आपकी पढ़ने से संबंधित। ठीक है, उसके बाद होती है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया, कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर किस काम आता है, मैथ के काम आता है, तो यहाँ पे आप इजीली समझ जाओगे कि अगर आपको गणित से संबंधित समस्या है, ठीक है, तो कैलकुलिया से आप ध्यान रखना, गणित से संबंधित समस्या है, गणित में आप जो है कठिनाई आपको होती है गणित समझने में, गणित के जो आपको है काउंटिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है, उनमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो क्या है, कौन सा विकार हो जाएगा आपका, कौन सी डिसेबिलिटीज हो जाएगी, डिसकैलकुलिया उसको कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। एक होती है आपकी डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोर, मोर से आप समझ जाना, मोर है एक साइड, तो क्या है, मोर है। ठीक है, एक साइड तो मोर है, यहाँ पे कैसा मोर बन गया भाई ये। ठीक है, दोबारा से बना देती हूँ, मोर, यहाँ पे तो मोर है, ठीक है, ये मोर हो गया आपका, और यहाँ पे क्या है, एक मुर्गा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुर्गा बना दिया। ठीक है, तो देखो आपको जब क्या है, भ्रम हो जाए कि ये मोर है या मुर्गा है, ठीक है, इन दोनों में आपको भ्रम हो रहा है कि मोर कौन सा है और मुर्गा कौन सा है, तो कौन सी स्थिति वो हो जाएगी, आपकी डिसेबिलिटीज हो जाएगी, डिसमोर्फिया हो जाएगी। ठीक है, मोर से आप समझ लेना, मोर या मुर्गे में से आपको भ्रम हो जाए कि मोर है या मुर्गा है, तो कौन सी डिसेबिलिटीज होती है, डिसमोर्फिया, भ्रम वाली स्थिति इसमें आती है डिस्मोर्फिया में। आई होप कि आपको डिस्मोर्फिया क्लियर हुआ होगा। ठीक है, डिस्फेसिया, देखो डिस्फेसिया क्या होती है, हमने ये चीज़ें इसी तरह से समझी थी और एग्जाम तक हमने याद भी रख ली थी, और अब तक हमको याद है और आज हम पढ़ा भी रहे हैं, आप भी याद भी रखोगे और समझा भी पाओगे। ठीक है, डिस्फेसिया बोलने से संबंधित विकार इसमें होता है। ठीक है, फेसिया मतलब फंस जाना, किसमें, बातों में फंस जाना। ठीक है,
भाषा में फंस जाना। तो ये क्या रहेगी आपकी बोलने से संबंधित विकार रहेगी, बोलने से संबंधित विकार ये रहेगा डिस्फेसिया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, जिसमें बोलने से संबंधित विकार हो तो कौन सी डिसेबिलिटीज हो जाएगी, डिस्फेसिया डिसेबिलिटीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होती है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकास, ठीक है, वो विकार, ठीक है, सॉरी विकार है ये, ठीक है, डिसेबिलिटीज हैं ये। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। अगर आपको शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है, जैसे कि एक बॉल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, और बच्चा है, छोटे बच्चे को ये वाली डिस्प्रेक्सिया है, ठीक है, तो वो पैर को मारना है, उसको किक करना है बॉल को, लेकिन वो किक नहीं कर पाता, ठीक है, वो किक करेगा या फिर गिर जाएगा, ठीक है, पैर यहाँ मारना है, यहाँ मारेगा, तो ये क्या है, एक प्रकार का विकार है, शारीरिक कौशल से संबंधित उसको विकार है। तो ये आपका डिस्प्रेक्सिया होता है, ठीक है, क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित अगर डिसेबिलिटीज है तो उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। एक होता है डिस्थीमिया, ठीक है, थीमिया, तनाव से संबंधित, थीम से आप समझना, थीमिया, तो तनाव अगर है, ठीक है, तनाव से संबंधित, जैसे कि आप सभी को तनाव है, स्टेट का एग्जाम कैसा होगा, ठीक है, कई बार बच्चों का 1 नंबर से स्टेट का एग्जाम रह जाता है, तो टेंशन होती रहती है, पीछे तक टेंशन होती है कि क्या पता कहीं से 1 नंबर आ जाए, और पहले भी टेंशन होती है कि एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है, कोई क्या है हमको थोड़ा बहुत गाइड कर दे कि इस तरह से पढ़े। देखो इन सारी चीज़ों से हम सब भी गुजरे थे, ठीक है, ऐसा नहीं है, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक एक नंबर से क्या है रह जाते हैं पेपर में, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हो चीज़ों पर तो एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। पढ़ाई कभी भी किसी के लिए विफल नहीं जाती है, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा हथियार है जो आपके जीवन भर आपका काम आएगा, ठीक है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अंतिम क्षण तक आपको लड़ना है, आपको अपनी ओर से बेस्ट देना है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा आप किस तरह से मेहनत करते हो, अपनी तरफ से बेस्ट दो और देखो रिजल्ट भी आपको बेस्ट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे यही होता है डिस्थीमिया, अगर आपको तनाव से संबंधित विकार है तो इसको क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। ये हो गया आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी थी, एक्सप्लेन मैंने खुद से किया है, जिससे मैं आप क्या है मुझे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई लिखने में, पीडीएफ बनाने में, और यहाँ पे जल्दी से हो गया टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से बता दूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को भूल जाते हो आप सभी लोग, ठीक है, अभी लाइक कर लो, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, व्यूज़ जितने होते हैं इतने लाइक नहीं होते, कमेंट ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक इतने नहीं होते हैं, ठीक है, आप बोलते हो मैम अच्छा पढ़ा रही हो, इसकी मैराथन डाल दो, ये सब्जेक्ट डाल दो, देखो हम भी अगर आप हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो क्या है हम भी अंदर से मोटिवेट होते हैं, हमको भी लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, किसी को जो है यहाँ पे हेल्प मिल रही है चीज़ों से, तो क्या है हम और भी अच्छा कराने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से मोटिवेशन होता है आप सभी की ओर से, तो ये ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है, जो गलती हो जाती हैं तो उसको भी बताया करें, जिससे क्या है हम नेक्स्ट आगे से ध्यान रखेंगे चीज़ों का। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है तथा प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा को कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी हैं, कौन है, बाल केंद्रित शिक्षा आपको ध्यान रखनी है, चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है उसके जो समर्थक हो जाएंगे वो हैं जॉन डीवी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बाल केंद्रित के समर्थक, ठीक है, शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी हैं। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चा ही होता है भाई, जो कुछ भी होता है, ठीक है, स्कूल में कोई भी रूल बनाया जा रहा है, ठीक है, ये हो गया बच्चा, ये है सेंटर, ठीक है, सेंटर में बच्चा, कोई भी रूल होगा बच्चा, डिसिप्लिन जो भी रहेंगी,
ठीक है, किस तरह से प्रोग्रेस करें चीज़ें, सब किसके डिपेंड करती हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी करेगा स्कूल वाला, टीचर जो कुछ भी करेंगे, पेरेंट्स जो कुछ भी करेंगे, सब किसके लिए करेंगे, बच्चे के लिए करेंगे। तो ठीक है, केंद्र बिंदु कौन हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की सूचियां, प्रवृत्तियां, क्षमताओं को ध्यान में रख के, ठीक है, बच्चे को ध्यान में रख के भाई, ठीक है, बच्चे को ध्यान में रख के उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रीय शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर हो जाता है। जब बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी तो क्या रहेगा, जो आपका शिक्षण रहेगा, जो आप टीचिंग कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, जो आपके एग्जाम में जो चीज़ें आएंगी, आप इससे ही समझिए एग्जाम्पल से, तभी आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे जो चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी, ठीक है, यहाँ पे हो आप, ठीक है, जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी, मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को करा रही हूँ, फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं करा रही हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो वही क्या रहेंगी आपका, ठीक है, आप क्या है इंटरेस्ट के साथ करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें देखने को हमको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि आपने पहले एग्ज़ाम दे चुके हो, ठीक है, आप एग्ज़ाम दे चुके हो, आप प्रीवियस क्वेश्चंस आप देख चुके हो, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ यही टॉपिक्स आते हैं, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या होती हैं, आपको रुचिकर बनाती है, आपको मोटिवेट करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है, हमको यहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो ये क्या है, आपके जो पढ़ाई कर रहे हो आपको उसमें इंटरेस्ट जगा रही है, आप आगे भी कुछ बेहतर करने के लिए जैसे कमेंट करते हो कि मैम उस चीज़ की वीडियो डाल दो, उस सब्जेक्ट की वीडियो डाल दो, तो आप मोटिवेट हो रहे हो। शिक्षा क्या है, हमारा शिक्षण क्या है, मेरा शिक्षण क्या है, ठीक है, और आपका क्या रहेगा, रुचिकर हो जाएगा। तो यही होता है, ठीक है, बाल केंद्रीय शिक्षा इसी को कहते हैं। इसको करने से क्या है, जो हमारा शिक्षण होता है वो रुचिकर हो जाता है, और जो भी शिक्षा दी जाती है वो बाल मतलब बच्चे को केंद्र बनाकर दी जाती है, वही है जो कुछ भी है उसी के लिए शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है, शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद समझते हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, ये क्या कहती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जब बच्चों को हम उनकी अभिवृद्धि हो इच्छा के अनुसार पढ़ाते हैं तो उनका शिक्षा सदन बढ़ जाता है, शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है, सदन नहीं है भाई, ये सदर है, ये ठीक कर लेना भाई तुम लोग, ठीक है, शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है जब बच्चों को हम उनकी अभिवृद्धि, ठीक है, अभिवृद्धि इच्छा के अनुसार पढ़ाते हैं तो उनका शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी इच्छा से करा रही हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपका क्या है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, चीज़ों का। तो यही होता है कि जब हम आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को करवाएंगे, जैसे कि आप कह रहे हो मैम मैराथन डाल दो, बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि मैम साइंस की मैराथन डाल दो, अगर वो मैराथन डालूँ तो वो आपके लिए तो डाली जाएगी, आपकी इच्छा के अनुसार वो मैराथन डाली जाएगी, तो वही क्या रहेगी, प्रगतिशील शिक्षा रहेगी, उससे क्या है, आपका स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपका शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। तो ये होती है आपकी प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो है प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रगति शिक्षा करके सीखने पर बल देती है, मतलब कि बच्चा खुद से करके सीखता है चीज़ों को, जब बच्चा खुद से अपने हाथों से करेगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, जो प्रोग्रेसिव शिक्षा होती है वो बच्चों के लिए है, ठीक है, ना कि शिक्षा के लिए बच्चा, ठीक है, ये जरूरी नहीं, बच्चों के लिए तो वो शिक्षा है, जो कुछ भी है, जो भी शिक्षा है वो किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, ना कि शिक्षा के लिए हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका कहने का उद्देश्य ये है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रगतिशील शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है, हम ऊपर किया था ये, ठीक है, यहाँ पे भी कर लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन, जॉन डीवी, इसका योगदान था। जॉन डीवी ने शिक्षा को ट्रीपोलर प्रोसेस बताया था, क्या बताया था, ट्रीपोलर प्रोसेस बताया था, किसने बताया था, जॉन डीवी ने बताया था। देखो जॉन डीवी ने किस तरह से बताया था, यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, त्रिध्रुवीय प्रणाली इन्होंने दी थी, किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी,
हिंदी में ट्रीपोलर प्रोसेस को ही त्रिध्रुवीय प्रणाली कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिध्रुवीय मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, ठीक है, इंग्लिश में क्योंकि लिखा हुआ है। इन्होंने ये त्रिध्रुवीय प्रणाली दी थी, किसने? जॉन डीवी ने। इन्होंने बताया था, इन्होंने इस तरह से दी थी। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पे तो रहेगा टीचर, यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे दी थी उन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली, ठीक है, ट्रिपोलर सिस्टम, ट्रिपोलर प्रोसेस, ठीक है, ट्रिपोलर प्रोसेस। यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर तो रहेगा टीचर और यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे रहेगा हो गया आपका क्या होगा? पाठ्यक्रम, जो भी पाठ्यक्रम जो भी स्कूल में होता है सिलेबस वो हो गया। यहाँ पे कौन है? स्टूडेंट है और यहाँ पे कौन है? टीचर है। तो इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली में बताया था जो टीचर होता है वो तो होता है स्वतंत्र चर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है कि टीचर स्वतंत्र चर है या फिर क्या है? मध्यस्थ चर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र चर है टीचर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि देखो मैं हूँ, मैं यहाँ पे क्या हूँ, मुझे पता है कि मुझे आपको क्या मटेरियल देना है, मैं एज ए टीचर आपकी हेल्प कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं आप क्या है? मेरे ऊपर डिपेंड हो, आपने मुझ पे छोड़ रखा है कि मैम आप जो कंटेंट दोगे हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो क्या है? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जो कंटेंट दूंगी मैं खुद से दूंगी, तो मैं क्या हूँ? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ। तो इससे आप समझ सकते हो। और जो मध्यस्थ चर हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, वो है बालक। जैसे कि मैंने बताया केंद्र में हम किसके लिए, कौन है महत्वपूर्ण? बच्चा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका इंटरमीडिएट वेरिएबल हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? मध्यस्थ चर कहते हैं, ठीक है। मैं हो गई स्वतंत्र चर क्योंकि मैं टीचर हूँ, बच्चा हो आप हो, ठीक है, मेरे एज ए स्टूडेंट आप ही तो हो, ठीक है। आप क्या हो जाओगे? एक मध्यस्थ चर हो जाओगे, इंटरमीडिएट वेरिएबल हो जाओगे। और जो पाठ्यक्रम है वो आश्रित चर है, ठीक है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है? डिपेंड है। मैं उसको कैसे पढ़ा रही हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप उसको कैसे पढ़ोगे? बालक इसको कैसे पढ़ेगा? जो आपका पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, जो बालक होगा वो उसको कैसे पढ़ेगा पाठ्यक्रम को? तो वो उस पर डिपेंड करेगा। मैं उसको कैसे पढ़ा रही हूँ, मुझ पे डिपेंड करेगा। तो पाठ्यक्रम तो हो जाएगा डिपेंड, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और मैं हो जाऊंगी, मैं क्या है चीज़ों को किस तरह से पढ़ाऊंगी, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाऊंगी। और मध्यस्थ जो मीडिएट हो जाएगा, इंटरमीडिएट जो हो जाएगा वो हो जाएंगे आप, ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो त्रिध्रुवीय प्रणाली दी थी वो दी थी जॉन डीवी ने। और त्रिध्रुवीय प्रणाली में ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ पे, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजूभाई को जाता है। किसको जाता है? गीजूभाई को, ठीक है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, इस तरह से लिखना, गीजूभाई, गीजूभाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी मंडल, ठीक है, मंडल है भाई। ये मिस्टेक्स हो जाती हैं भाई, ये मैंने खुद से नहीं बनाई, ये पीडीएफ मैंने बनवाई थी, ठीक है, क्योंकि बहुत काम होता है इसलिए मैंने क्या है मटेरियल लिख के दे दिया था, जिसमें से ये पीडीएफ बनाई थी पीडीएफ फॉर्म में उनको। तो इलॉजिकल थ्योरी इसको कहते हैं, परिस्थितिकी मंडल को। इन्होंने परिस्थितिकी मंडल के 5 मंडल होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं ये। आपको पांचों ध्यान रखनी है। कैसे होते हैं पांचों? परिस्थितिकी मॉडल मंडल में लघु मंडल, फर्स्ट है आपका लघु मंडल, मध्य मंडल, वाह्य मंडल, बृहत मंडल और घटक मंडल, ठीक है। इंग्लिश की टर्म भी आपको ध्यान रखनी है। लघु मंडल को माइक्रो सिस्टम, मध्य मंडल को मीजो सिस्टम। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना लघु मंडल और क्या है मध्य मंडल से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है माइक्रो सिस्टम और मीजो सिस्टम। बाहरी मंडल एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, क्रोमो सिस्टम, ये हो जाएंगे आपके 5 मंडल, ठीक है। किस किस में आएंगे? इकोलॉजिकल थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लघु मंडल। फर्स्ट अब एक एक करके इनको हम करेंगे। लघु मंडल जो हो जाएगा आपका माइक्रो सिस्टम, ठीक है, माइक्रो सिस्टम। इसमें क्या होता है? लघु मंडल में बच्चा खुद, स्वयं, परिवार और स्कूल शादी आदि आते हैं। जो लघु मंडल होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा? बच्चा खुद होगा, ठीक है, बच्चा खुद होगा, इस तरह से आप समझिए। ये होते हैं ये 5। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक और हो जाएगा
फिफ्थ, इस तरह से ये 5 होती हैं। तो यहाँ पे बच्चा स्वयं रहेगा, ठीक है। जो फर्स्ट रहेगा उसमें क्या है, उसमें बच्चा स्वयं रहेगा, उसका परिवार रहेगा, स्कूल रहेगा, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके उसमें। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि उसमें पूछ लिया जाएगा कि बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके परिवार से पूछ लिया जाएगा या फिर उसके स्कूल से कुछ पूछ लिया। तो ये कौन से मंडल में आएंगे, इलॉजिकल जो थ्योरी रहेगी उसके कौन से मंडल में ये चीज़ें आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है लघु मंडल में ये चीज़ें आती हैं। बच्चा होगा, उसका परिवार, उसके स्कूल के बारे में बात की गई है, तो कौन सा मंडल रहेगा आपका, लघु मंडल रहेगा, ठीक है। इसी तरह से मध्य मंडल में क्या रहेगा, मध्य मंडल में परिवार और विद्यालय में क्या संबंध है, ठीक है। तो उनका संबंध, ठीक है, उनका संबंध अगर आ जाए, ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर उनका संबंध पूछा जा रहा है दोनों में, तो लघु मंडल के आपसी संबंध मध्य मंडल में आते हैं। जैसे बच्चे का विद्यालय के साथ क्या संबंध है, उसके परिवार के साथ क्या संबंध है, उसके मंत्री मित्रगण के साथ क्या संबंध है, ठीक है। संबंध आपको ध्यान रखना है, सभी मध्य मंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अंतर्गत मध्य मंडल के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, बाह्य मंडल। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बाह्य मंडल। तो इस मंडल में बच्चा स्वयं शामिल नहीं होता, किसमें, बाह्य मंडल में। ध्यान रखना है, लघु मंडल में माइक्रो सिस्टम में तो वो खुद है, उसका परिवार है, उसका जो है स्कूल है। जो सेकंड मंडल है उसमें उनके रिलेशन आ जाएंगे, उनके साथ उनका संबंध हो जाएगा, स्कूल का परिवार के साथ, परिवार का बच्चे के साथ, बच्चे का स्कूल के साथ, इस तरह से। तो एक दूसरे के साथ संबंध रहेगा, मित्र फ्रेंड्स जो भी उसके रहेंगे। और बाहरी मंडल में उसका वो बच्चा ही नहीं रहेगा, ठीक है। इस मंडल में बच्चा स्वयं शामिल नहीं होता। इसमें कोई कार्य जो रहेगा, इसमें जो कोई कार्य स्थल है, ठीक है, कार्य स्थल या फिर संस्था हो गई, ठीक है, या फिर सार्वजनिक स्थल आदि आते हैं, ठीक है। किसमें, बाहरी मंडल में। इसमें बच्चा नहीं होता, उसका परिवार नहीं रहेगा, उसका ना तो उसमें स्कूल रहेगा। देखो बच्चा तो खुद है हो गया, परिवार और स्कूल, सबसे ज़्यादा टाइम बच्चा इन्हीं दो जगहों पे बिताता है, छोटा बच्चा, ठीक है। तो ये दोनों ही नहीं रहेंगे बाह्य मंडल, नाम से भी समझ में आ रहा है, बाह्य मंडल में दोनों ही नहीं रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे, कार्य स्थल रहेंगे, जहाँ पे कुछ काम करने का जाए, जैसे कि बुक्स, वो गया क्या है, बुक स्टोर पे गया, ठीक है, उसका बुक स्टोर है कहीं मार्केट में, तो मार्केट वो गया, तो क्या है, कार्यस्थल ही तो है, वो बाह्य मंडल हो जाएगा। वहाँ वो रोज तो नहीं जाता, नहीं वो वहाँ पे समय बिताता है, वो वहाँ सिर्फ काम से जाता है, तो वो कार्यस्थल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ पुलिस स्टेशन होगा, ये भी क्या आ जाएगा, बाहरी मंडल में पूछा जाएगा। रेलवे स्टेशन अगर पूछ लिया जाता है कि ये कौन से मंडल में आएगा, तो वो भी, ठीक है, रोज तो नहीं जा सकता है ना वहाँ पे, तो वो किस लिए जा रहा है वहाँ पे, बाह्य मंडल है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हो जाएंगी बाहर, सार्वजनिक स्थल जो हो जाएंगे वो बाह्य मंडल में आ जाएंगे, एक्सो सिस्टम में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं एक्सो सिस्टम। नेक्स्ट रहेगा आपको बृहद मंडल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बृहद मंडल में सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक संस्कृति आदि बृहद मंडल में आती है। सिंपल सा है, ठीक है। बृहद मंडल में आती है आपकी जो रीति रिवाज होती है, समाज के द्वारा संस्कृति होती है, वो सब बृहद मंडल में आती है, ठीक है। समाज की जो संस्कृति होती है, रीति रिवाज सारी बृहद मंडल में आती है। फिफ्थ है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी, ठीक है, पांचों ही इनमें से एक आपको जरूर देखने को मिलेगी, कोई भी आपका लेवल हो। इस मंडल में विकास की ऐतिहासिक घटनाएं एवं स्थितियां, परिस्थितियां, सभी घटक मंडल आते हैं। इसमें क्या है, इतिहास की घटनाएं, ठीक है, इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में, और स्थितियां हो गई, परिस्थितियां होगी, सभी इस मंडल में आती हैं, घटक मंडल में। घटना घटे, घटक घटनाएं, ठीक है, इससे आपको ध्यान रख लेना है, इससे आप कनेक्ट भी कर सकते हो, घटना घटी, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट हो जाएगी 5, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 5 हो जाएंगे, 5 परिस्थिति मंडल है, लॉजिकल थ्योरीज हैं जो आपको करनी है, पांचों में से एक आपको जरूर मिलेगी देखने को। नेक्स्ट टॉपिक आपका फोबिया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्टेट एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है। सीटेट के एग्जाम में फोबिया नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, बट स्टेट के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 1 नंबर का आपको जरूर देखने को मिलेगा, पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई भी आपका लेवल हो। फर्स्ट है जो आपका है हाइड्रोफोबिया, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर, ठीक है, पानी से डर। हाइड्रोफोबिया को क्या कहते हैं, पानी से डर। अगर आपको पानी से डर लगता है तो वो आपको बोला जाएगा हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हिंदी में भी यही लिखा जाता है और इंग्लिश में भी लिखा जाता है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट फोबिया आपका जूफोबिया, ट्रिक के साथ भी बता देती हूँ जिससे आप
क्या है, याद रख सको चीज़ों को, ठीक है। जू फोबिया, जू जू, ठीक है, जू से आप समझ रहे हो जू में कौन रहते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जानवर ही तो होते हैं। जब आप चिड़ियाघर जाते हो तो वहाँ पे क्या है, पशु होते हैं, शेर, चीता, बंदर, ठीक है, यही होते हैं आपके। तो पशुओं से अगर आपको डर लगता है, पशुओं से अगर आपको डर लगता है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, जू फोबिया हो जाए, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। एक है आपका एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर, ठीक है, एक्रो, एक्रो, क्रो, ठीक है, क्रो आ रहा है इसमें, क्रो, क्रो कहाँ है, ऊंचा उड़ता है, आसमान में क्रो उड़ता है, तो इससे आप समझ लेना एक्रोफोबिया। तो इजली हो जाएगा, एक्रोफोबिया किससे लगता है, ऊंचाई से डर। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो ये हो जाएगा आपका एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है आपका नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया क्या होता है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंधेरे से डर। अगर आपको निक्टोफोबिया में, ठीक है, निक्टो है ये, निक्टोफोबिया में अगर आपको क्या है, अंधेरे से डर लगता है, अंधेरी जगहों पे जाने से डर लगता है, जहाँ पे अंधेरा है, ठीक है, अगर लाइट चली जाती है और आपको बिल्कुल डर लगने लगता है, आप नहीं रह सकते अकेले, तो वो क्या है, निक्टोफोबिया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ हो जाएगा आपका एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया, इसमें क्या होता है, एग्रोफोबिया में खुले स्थानों से डर लगता है। एग्रो से आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, तो इससे आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चर। तो ये कौन सा फोबिया हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या है, खुले स्थानों से डर, ठीक है, खुले स्थानों से डर, ये हो जाएगा आपका एग्रोफोबिया। एग्रीकल्चर से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका एंट्रोफोबिया। ये क्या होता है, एंट्रोफोबिया, एंट्रोफोबिया होता है आपका, ठीक है, मैं ट्रिक याद कर रही हूँ। एंथ्रोफोबिया इंसानों से डर होता है, ठीक है, देखो, एंथ्रो, एंथनी, एंथ्रो, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इंसानों से डर लगता है इसमें भाई, ठीक है, इंसानों से अगर आपको डर लगता है, ठीक है, किसी नए इंसान से मिलने से, जुलने से, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, नई क्या है, आदमियों से डरते हैं, इंसानों से डरते हैं, किसी के सामने जाने से उनको नहीं पसंद होता है, ठीक है, नई चीज़ों से मिलना जुलना, क्योंकि क्या है, अपने परिवार के ही साथ सिर्फ रहना पसंद करते हैं। उनसे जैसे गेस्ट भी आ जाते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, परिवार में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये होता है आपका, इंसानों से अगर आपको डर लगता है तो कौन सा फोबिया हो जाएगा, एंथ्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 6 हो जाएगा एंथ्रोफोबिया। 7 नंबर आपका होगोफोबिया। ये क्या होता है, होगोफोबिया, समलैंगिकों से डर। अगर देखो क्या हुआ बे, लैंगिकों से डर, ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा, समलैंगिकों से अगर आपको डर लगता है तो वो कौन सा फोबिया हो जाएगा, होगोफोबिया हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, होगोफोबिया, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर जो रहेगा वो है एक्सनोफोबिया। एक्सनोफोबिया, विदेशियों से डर। अगर आपको विदेशियों से डर लगता है, ठीक है, विदेशियों से डर लगता है, जो विदेशी होते हैं, आते हैं, उनसे आपको संपर्क करना, उनके पास जाना, ठीक है, उनके सामने जाना से अगर आपको डर लग रहा है तो कौन सा हो जाएगा आपको, एक्सनोफोबिया है, ठीक है, मतलब उसको क्या कहेंगे, एक्सनोफोबिया कहेंगे। 9 नंबर है आपका ओक्लोफोबिया। इसको क्या कहते हैं, ओक्लोफोबिया। अगर आपको भीड़ से डर लगता है भाई, देखो, भीड़ से अगर आप डरते हो, भीड़ में जाने से, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, मेले वगैरह में, मंदिर में, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे आपको जाना अजीब लगता है, डर लगता है ऐसी चीज़ों से, तो उसको क्या कहते हैं, ओक्लोफोबिया कहते हैं, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ सारे ही फोबिया। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया हो गया। जूफोबिया, पशुओं से डर लगता है तो जूफोबिया हो गया, ठीक है। एक्रोफोबिया, ठीक है, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, ये आपका क्या है, ऊंचाई से अगर आपको डर लगता है तो आपका एक्रोफोबिया हो जाएगा।
उसके बाद है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया में आपको अगर अंधेरे से डर लगता है तो आपका निक्टोफोबिया हो जाएगा। एग्रोफोबिया, एग्रीकल्चर, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको खुले स्थानों से डर लगता है तो आपका क्या हो जाएगा, एग्रोफोबिया हो जाएगा। उसके बाद है आपका एंथ्रो एंथ्रोफोबिया, अगर आपको इंसानों से डर लगता है तो एंथ्रोफोबिया हो जाएगा। होगोफोबिया क्या था, समलैंगिकों से डर लगता है तो ठीक है, लैंगिक से डर लगता है तो कौन सा हो जाएगा, आपका होगोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सनोफोबिया, विदेशियों से डर लगता है तो एक्सनोफोबिया हो जाएगा। और ओक्लोफोबिया, इसमें क्या था, ओक्लोफोबिया अगर आपको भीड़ से डर लगता है तो ओक्लोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट फोबिया हो गए। मैंने आपके 6 टॉपिक करा दिए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मतलब कि 6 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पे किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक तो है ही है, फिर 2 क्वेश्चन भी पूछ। इसलिए ये जो 6 टॉपिक आपके 7 से 8 नंबर कवर कराएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई ज़रूर। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह का कंटेंट देने में और मैराथन क्लास बनाने में। और हम जिससे क्या है, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी नेक्स्ट मैराथन, ठीक है, मैं डालने वाली हूँ। ठीक है, मैंने सोच लिया एक साइंस की भी मैराथन डालूंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैराथन होने वाली है सिक्स टू नहीं, आपकी 8 से, ठीक है, 8 से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी कराऊंगी, 8, 9, 10, 11, ठीक है, जो आपकी पीजीटी में भी हेल्प करेगी और आपकी क्या है, टीजीटी में भी हेल्प करेगी। 10th क्लास तक की एनसीईआरटी कराने वाली हूँ। साइंस के नोट्स रखे हुए मैंने खुद से बनाए थे वो नोट्स। ठीक है, आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी, दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे, साइंस वालों के लिए। इसी तरह से इंग्लिश की भी मैराथन आएगी। हिंदी की मैराथन मैंने डाल दी थी, सीईटी की जब तैयारी कराई थी तो वहाँ में मैंने कंसेप्ट वाइज हिंदी की चाहे जो है कंप्लीट वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करा दिए थे। 15 नंबर की क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। 15 नंबर वाले जो है उसको कर लें, कॉमन जो 15 नंबर आते हैं हिंदी इसके एस्टेट के एग्ज़ाम में। इसी के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं 2011 से 2021 तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो डालूंगी प्रैक्टिस के लिए हिंदी की। ठीक है, मैराथन क्लास रहेगी तो उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। कंप्लीट 1 घंटे की वीडियो है जिसमें आपके 10 से 12 टॉपिक कराए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से कराए हैं। वैसे तो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने कराने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर करें, बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह से हरियाणा जीके की एक मैराथन क्लास आएगी जो 10 नंबर कवर कराएगी, 10 नहीं तो 9 नंबर तो उनसे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, 8-9 नंबर आपके ईजिली आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी एस्टेट के भी, और उसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी कराऊंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, सीडीपी साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक करा दिए थे और कुछ टॉपिक ये हो गए, बचे हुए टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो है सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, इसी के साथ बता दूं, ठीक है, मेरे चैनल पर ही डिपेंड ना रहें। ठीक है, मैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, बट आप अपना एनसीईआरटी करते रहें, जो आपके पास जो बुक्स हैं वो बुक भी फॉलो करें, और जो आपको बेस्ट चैनल लगता है वहाँ से भी पढ़ें। एस्टेट का एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करें। ठीक है, कोई भी सोर्सेज फॉलो करें, किसी भी टीचर को फॉलो करें, सभी अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, टीचर जो अगर टीचर अपने मन में बन रहा है, मतलब टीचर मान के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उनकी भावना जो अंदर से आएगी गुरु वाली आएगी, वो गलत नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, वो यही चाहेगा कि जो भी बच्चे उससे पढ़ रहे हैं वो उससे कुछ ना कुछ सीख के जाएं। तो आप ज़रूर फॉलो करें जो भी आपको टीचर अच्छा लगता हो, और जो आपके पास बुक है वो बुक फॉलो करें, एस्टेट का एग्ज़ाम ज़रूर पास करें। इस बार जो वैकेंसीज आई हैं क्या पता आपको भी मौका मिल जाए। इस बार 10 साल में वैकेंसीज देखने को मिली हैं हम सभी को, पता नहीं इसके बाद कब देखने को मिले। तो एस्टेट की एग्ज़ाम के लिए जी जान लगा दे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैराथन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।